हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं मंचुन सब कुछ लर्न पे आपका स्वागत करता हूं। हिंदी ग्रामर के नए चैप्टर समास के साथ मैं हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि समास क्या होता है, इसे कितने भेद हैं और इसके सारे डिफरेंट भेदों के बारे में सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। मैं समास के बारे में पूरी जानकारी के लिए आपको ये पूरा वीडियो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। एक रिक्वेस्ट था, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। समास, पहला क्वेश्चन है समास क्या होता है, ठीक है। समास क्या होता है, समास के बारे में आप जानते हैं। समास संक्षिप्तीकरण को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ के एक छोटा सा शब्द बनाते हैं, उसको संक्षिप्तकरण कहते हैं और उसी को हम समास कहते हैं, ठीक है। दूसरे शब्द में कहें तो समास संक्षेपण करने की एक प्रक्रिया को कहते हैं, ठीक है। दो या दो से अधिक शब्दों को परस्पर संबंध बनाने वाले शब्द अथवा कारक चिन्ह का लोप होने पर उन दोनों अथवा दो से अधिक शब्दों के मेल से बने एक स्वतंत्र शब्द को समास कहते हैं, ठीक है। अब दूसरे शब्द में समझ लीजिए इसको। दो या दो से अधिक शब्द को मिलाकर एक तीसरा शब्द हम बनाते, स्वतंत्र शब्द बनाते हैं, जिसका मतलब उस दो या दो से अधिक वाले शब्द का हो, उसी को हम समास कहते हैं, ठीक है। एक फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूं आपको। जैसे दया का सागर, ठीक है। दया का सागर एक सामाजिक शब्द बनता है, दया सागर। अब दया सागर को आप दया का सागर भी कह सकते हैं और दया के सागर को आप दया सागर भी कह सकते हैं, ठीक है। इस तरह के उदाहरण को हम दोनों में संबंध बनाते हैं। इस तरह के उदाहरण समास के अंदर आता है, ठीक है। दया सागर एक स्वतंत्र शब्द है, दया एक अलग शब्द है और सागर एक अलग शब्द है। दोनों को ज्वाइंट किससे किया गया? का, कारक से ज्वाइंट किया गया है, कारक चिन्ह है ये। तो का के द्वारा दोनों शब्द ज्वाइंट है और दोनों का को हटा के जो शब्द बनता है उसको समास कहते हैं, ठीक है। समास के 6 भेद हैं। पहला द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्यय भाव समास और बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास, ठीक है। अब चलते हैं आगे। पहले कौन सा है? द्वंद्व समास किसे कहते हैं? द्वंद्व समास के बारे में जानते हैं। जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान हो, अर्थात अर्थ की दृष्टि से दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व हो और उनके मध्य संयोजक शब्द का लोप हो, तो द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे माता पिता, माता और पिता के जो शब्द है उसको माता पिता कहते हैं और को हटा के हाइफन लगा दिया तो इसको माता पिता हो गया। इसमें क्या पूर्व पद और उत्तर पद, पूर्व पद में कौन सा है? माता है। उत्तर पद में कौन सा है? तो पिता है। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों प्रधान है, दोनों में से किसी को नहीं आप हटा सकते हैं, ठीक है। और दोनों मिलकर एक स्वतंत्र अस्तित्व बनाते हैं, जो शब्द होता है माता पिता, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? समास, द्वंद्व समास कहते हैं। राम कृष्ण, राम और कृष्ण, भाई बहन, भाई और बहन, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, सुख और दुख, सुख और दुख, ये सब इंपॉर्टेंट है। ये जैसे दो शब्द हुए, दोनों शब्द इंपॉर्टेंट है और दोनों शब्द के बीच और आता है, और को हटा के दोनों को हाइफन एक डंटे के थ्रू जोड़ देते हैं, जिसको हम कहते हैं द्वंद्व समास, ठीक है। द्वंद्व समास के बाद कौन सा समास आता है? द्विगु समास, द्विगु समास। द्विगु समास कौन कौन से? जिस समास में पूर्व पद जो है संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं, ठीक है। अब पूर्व पद कौन सा होता है? आगे वाला जो शब्द होता है वो संख्यावाचक हो, जिसे संख्या का दर्शक हो, बोध होता हो, ठीक है। जैसे नवरत्न, ठीक है। नवरत्न मतलब क्या? 9 रत्नों का समूह को क्या कहते हैं? द्विगु समास, सॉरी, 9 रत्नों के समूह को नवरत्न बोलते हैं। तो 9 क्या है? एक संख्यावाचक पद शब्द है और रत्नों का समूह हो गया तो 9 रत्न। सप्तद्वीप, 7 द्वीपों के समूह, त्रिभुवन, द्विगु समास। जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो द्विगु समास कहलाता है। जैसे कि नवरत्न, 9 रत्नों के समूह, जिसमें 9 जो है एक संख्यावाचक शब्द है, तो इसको क्या कहते हैं? नवरत्न। सप्तद्वीप, 7 द्वीपों का समूह, त्रिभुवन, 3 भुवनों का समूह,
सत मंजिला, 7 मंजिलों का समूह। इस तरह के जितने भी शब्द आते हैं उसको कहते हैं द्विगु समास। ठीक है, आगे चलते हैं। अब चलिए तत्पुरुष समास पे चलते हैं। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो, तत्पुरुष समास कहलाता है। जो पहला पद हो वो गौण होता है और जो दूसरा पद हो वो प्रधान होता है, उसे कहते हैं तत्पुरुष समास। दोनों पद के बीच प्रसंग का लोप होता है। प्रसंग लोप के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? कर्म तत्पुरुष, जिसमें को का लोप होता है, जैसे है मत को देने वाला को क्या कहते हैं? मतदाता, मत देने वालों को मतदाता, गृह को काटने वालों को गृहट। इस तरह के जो शब्द आते हैं, इस तरह के जो वाक्य होते हैं, वो तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं, जिसमें को का लोप होता है। ठीक है, कर्म तत्पुरुष समास कहा जाता है। जिसमें से का लोप होता है वो करण तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे तत्करण तत्पुरुष, जहां कर्ण कारक चिन्ह का लोप होता है। कर्ण कारक चिन्ह तो जानते ही हैं, से को कहते हैं कर्ण कारक चिन्ह, तो इसका लोप हो जाता है तो वो कर्ण तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे जन्म से उत्पन्न, जन्मजात, मुंह से मोंगा, मुंह मांगा। इस तरह का जो भी वाक्य या शब्द होता है उसे कर्ण तत्पुरुष समास कहते हैं। अब आता है संप्रदान तत्पुरुष समास, जिसमें संप्रदान कारक चिन्ह का लोप हो। अब संप्रदान कारक चिन्ह कौन कौन से होते हैं? के लिए जो होता है वो संप्रदान कारक चिन्ह होता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में दे रखा है मैंने, उधार हाथ के लिए करी, हाथ के लिए करी, जिसको कहते हैं हाथ करी। तो हाथ करी को कह सकते हैं हाथ के लिए करी, के लिए लोप हो गया, हाथ करी हो गया। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह को सत्याग्रह कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चौथा क्या है? आपादान तत्पुरुष समास। अब इसमें आपादान कारक के जो चिन्ह होता है वो लोप होता है। इसमें आपादान कारक के जो चिन्ह होते हैं से होता है। तो धनहीन, धन से हीन को व्यक्ति को धनहीन बोलते हैं। ठीक है, इसमें से लोप हो गया। भय से भीत, भयभीत। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं जिसमें से का लोप होता है उसमें आपादान तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। पांचवा क्या है? संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष किसे कहते हैं? संबंध कारक चिन्ह का लोप हो उसे संबंध तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे प्रेम का सागर, प्रेम सागर, इसमें का जो है तत्पुरुष कारक, संबंध कारक, तो इसमें का लोप हो जाता है तो जो बन जाता है प्रेम सागर, तो उसको कहते हैं तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास। ठीक है, दिन की चर्या, दिनचर्या, दिन की चर्या को क्या कहते हैं? दिनचर्या। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है? अधिकरण तत्पुरुष, जहां अधिकरण कारक का चिन्ह का लोप होता है, जैसे में। ठीक है, पर। तो नीति में निपुण, नीति निपुण, में का लोप हो गया। आत्मा पर विश्वास, आत्मविश्वास। तो इस तरह के जो भी शब्द आते हैं उसे जो है तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। और तत्पुरुष समास में कौन से भेद के अंतर्गत आते हैं? अधिकारक तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। तत्पुरुष समास के बाद चलते हैं अगले समास पर। अगला समास कौन सा है? कर्म धारय समास। जिस समास में पूर्व पद विशेषण हो और उत्तर पद विशेष्य हो, कर्मधारय समास कहलाता है। ठीक है, और इनमें भी उत्तर पद जो प्रधान होता है। ठीक है, अब जैसे इसमें काली है जो मिर्च, उसे कहते हैं काली मिर्च। ठीक है, काली है जो मिर्च उसे कहते हैं काली मिर्च। काली जो है वो विशेषण है और मिर्च जो मिर्च है विशेष है, तो इस दोनों को मिलाकर कहते हैं काली मिर्च। ठीक है, जो मिर्च है उत्तर, जो पद है उत्तर पद कौन सा है? मिर्च है, वो प्रधान है। ठीक है, काली विशेषण है तो इसे कहते हैं काली मिर्च। नीला है जो कमल, तो नील कमल, तो नीला कमल जो है प्रधान शब्द है, उत्तर पद है, और नीला है विशेषण है। ठीक है, उत्तर पद विशेष है। जैसे है जो कमल, उसमें का कोई वही विशेषण नहीं निकलता है, इसका कोई मतलब नहीं निकलता, इसलिए इसको विशेष बोलते हैं।
ठीक है। अगर आपको विशेषण और विशेष्य के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो हमने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी विशेषण क्रिया विशेषण के लिंक डाल रखे हैं, वो वीडियो जरूर देखें, जिससे आपका विशेषण और क्रिया विशेषण और विशेष्य का पूरे जो भी डाउट है, जो भी संदेह है, वो खत्म हो जाएगा आपको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पीताम्बर, पीत है जो अंबर, पीताम्बर चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाले को चंद्रमुखी कहते हैं। सद्गुण, सद है जो गुण, सद्गुण। ठीक है, इस तरह के जो भी शब्द होते हैं कर्मधारय समास कहलाते हैं। ठीक है, अब कर्मधारय समास के बाद क्या है, दूसरी समास है अव्ययी भाव समास। जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो और अव्यय भाव समास कहलाता है, जिसका पूर्व पद अव्यय, जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो अव्यय भाव समास कहलाता है। ठीक है, यह वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करता है। मैंने पहले बताया क्रिया विशेषण के लिए आपको देखना है वीडियो, तो क्रिया विशेषण का लिंक नीचे दिया हुआ है। ठीक है, जैसे यथा स्थान, स्थान के अनुसार, आजीवन जीवन भर, प्रतिदिन प्रत्येक दिन, यथा समय समय के अनुसार। ठीक है, तो इस तरह के जो भी शब्द आते हैं अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब चलते हैं लास्ट, अव्यय भाव समास के बाद कौन सा है, बहुब्रीहीन, बहुब्रीहीन समास। बहुब्रीहीन समास कौन सा समास होता है, जिस समास में दोनों पद के मध्यम में एक विशेष या तीसरा अर्थ का बोध होता है, उसे बहुब्रीहीन समास कहते हैं। ठीक है, जैसे महात्मा, महान आत्मा है जिसका, अर्थात ऊंची आत्मा वाले को क्या कहते हैं, महात्मा। नीलकंठ, नीलकंठ नीलाकंठ है जिसका, अर्थात शिवाजी, शिवजी। लंबोदर, लंबा उद्र है जिसका अर्थ क्या है, गणेश जी। तो इस तरह के गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला, अर्थात कृष्ण। मक्खीचूस मतलब बहुत कंजूस व्यक्ति, तो इसको कहते हैं मक्खीचूस। मतलब ऐसा शब्द दो पद होते हैं जिसके मध्य में एक तीसरा ही अर्थ निकल जाता है, उसको कहते हैं बहुब्रीहीन समास। ठीक है, ये लास्ट था समास के छठे भेद में से लास्ट भेद था, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब जो है वो है समास से रिलेटेड कुछ मैंने प्रश्न डाले, 6 प्रश्न हैं यहाँ पे, जिसके आपको आंसर देने हैं। जो आंसर आप कमेंट बॉक्स के थ्रू आप मुझे दे सकते हैं, वो कौन सा आंसर गलत है कौन सा सही, मैं वहीं पे रिप्लाई करके आपको बताऊंगा। ये आंसर आपको जरूर देना चाहिए, क्योंकि आपने क्या क्या सीखा है ऊपर, उसका एग्जाम्पल्स, उसका पता चल जाए मुझे। ठीक है, तो चलिए मैं बताता हूँ 1 बाय 1 क्या क्या मैं क्वेश्चन दिया हूँ आपको। जिस समास में शब्दों के मध्य में संयोजक शब्द का लोप होता है उसे क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन दिया, 1 ऑप्शन सही है, इसमें से 3 ऑप्शन गलत है। पूर्व पद संख्यावाचक शब्द हो तो क्या होता है, तो कौन सा समास होता है, वो मैंने 4 पद दे रखे हैं, 4 समास, उसमें से 1 समास सही होगा और 3 गलत है। जन्मधा शब्द, इसमें से कौन सा समास है। तो इस तरह के 6 इसमें मैंने क्वेश्चन डाला है, जिसको आपको आंसर कमेंट के थ्रू मुझे बताना होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, शुरू करते हैं। लिंग क्या है, संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध हो उसे हिंदी व्याकरण में लिंग कहते हैं। दूसरे शब्द में कहें तो संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। या सरल शब्दों में कहें, शब्द की जाति को लिंग कहते हैं। बस पुरुष जाति जैसे बैल, बकरा, मोर, मोहन, लड़का आदि। स्त्री जाति जैसे गाय, बकरी, मोरनी, मोहनी, लड़की आदि। इस तरह को शब्द जो होते हैं उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। 2 पार्ट में, एक पुरुष जाति में और एक स्त्रीलिंग जाति में। जिससे जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। ठीक है, समझ में। अब चलते हैं लिंग के कितने भेद होते हैं। हिंदी व्याकरण में लिंग के 2 भेद होते हैं। पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे सजीव में आ जाते हैं तो कुत्ता, बालक, खटमल, पिता, राजा, घोड़ा, बंदर, हंस, बकरा, लड़का इत्यादि। ये सजीव जाति में पुल्लिंग के पार्ट हैं।
निर्जीव पदार्थ में देखें मकान, फल, नाटक, लोहा, चश्मा इत्यादि, ये भी पुल्लिंग के हैं। भाववाचक में देख लेते हैं, भाव में दुख, लगवा, लगाव, तो इस तरह के जो शब्द आते हैं वो पुल्लिंग के हैं। दूसरा क्या है, स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग क्या होता है, जिस संज्ञा शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे सजीव में देख लेते हैं माता, रानी, घोड़ी, कुतिया, बंदरियां, हंसनियां, लड़कियां, बकरियां, जू इत्यादि। ठीक है। अब निर्जीव पदार्थ में देख लेते हैं सुई, कुर्सी, गर्दन इत्यादि। भाव में देख लेते हैं लज्जा, बनावट इत्यादि। इस तरह के जो शब्द आते हैं वो स्त्रीलिंग के अंदर आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है, पुल्लिंग की पहचान कैसे करेंगे। ठीक है, हम आपको बताते हैं पुल्लिंग का पहचान। जैसे कुछ संज्ञा जो होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि खटमल, भेड़िया, खरगोश, चीता, मच्छर, पक्षी इत्यादि। ये सारे शब्द संज्ञा हैं और ये पुल्लिंग के पार्ट हैं। अब समूहवाचक संज्ञा में देख लेते हैं मंडल, समाज, दल, समूह, वर्ग, ये सारे पुल्लिंग हैं। ठीक है। भारी और बेडौल वस्तु में देख लेते हैं जूता, रस्सा, लोटा, पहाड़ इत्यादि, ये सारे पुल्लिंग है। दिनों के नाम में देख लेते हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, ये सारे पुल्लिंग शब्द हैं। महीने के नाम देख लेते हैं फरवरी, मार्च, चैत, बैसाख, ठीक है, आदि, ये सारे पुल्लिंग नाम है। ठीक है। अपवाद में जनवरी, मई और जुलाई स्त्रीलिंग है। ठीक है। पर्वत के नाम में देख लेते हैं हिमालय, विंध्याचल, सतपुरा, अल्प्स, यूराल, कंचनजंगा, एवरेस्ट, फुजियामा आदि। ठीक है। देशों का नाम देख लेते हैं भारत, चीन, ईरान, अमेरिका, ये सारे पुल्लिंग हैं। नक्षत्रों व ग्रहों के नाम देख लेते हैं सूर्य, चंद्र, राहु, शनि, आकाश, बृहस्पति, बुध, ये सारे पुल्लिंग हैं। धातु में देख लेते हैं सोना, तांबा, पीतल, लोहा, ये सारे पुल्लिंग हैं। वृक्षों में देख लेते हैं अमरूद, केला, शीशम, पीपल, देवदार, चिनार, बरगद, अशोक, प्लास, आम आदि, ये सारे पुल्लिंग शब्द हैं। आगे चलते हैं। अनाजों के नाम में देख लेते हैं गेहूं, बाजरा, चना, जौ, ये सारे पुल्लिंग शब्द हैं। ठीक है। और अपवाद में देख लेते हैं मक्की, ज्वार, अरहर, मूंग, ये सारे स्त्रीलिंग है। रत्नों के नाम में देख लेते हैं नीलम, पुखराज, मूंगा, माणिक, पांत्रा, मोती, हीरा, ये सारे रत्नों के नाम है और ये सारे पुल्लिंग शब्द हैं। फलों के नाम में देख लेते हैं फूलों के नाम में गेंदा, मोतिया, कमल, गुलाब, ये सारे पुल्लिंग शब्द हैं। देशों के नगरों के नाम में देख लेते हैं दिल्ली, लंदन, चीन, रूस, भारत, ये सारे पुल्लिंग है। द्रव पदार्थ के नाम में देख लेते हैं शरबत, दही, दूध, पानी, तेल, कोयला, पेट्रोल, घी आदि, ये सारे पुल्लिंग शब्द हैं। और स्त्रीलिंग कौन सा है, चाय, कॉफी, लस्सी, चटनी, ये सारे स्त्रीलिंग शब्द हैं। समय के नाम पर देख लेते हैं घंटा, पल, क्षण, मिनट, सेकेंड, ये सारे पुल्लिंग शब्द हैं। द्वीप के नाम में देख लेते हैं अंडमान निकोबार, जावा, क्यूबा, न्यू फाउंडलैंड आदि, ये सारे द्वीप के नाम है और ये सारे पुल्लिंग शब्द हैं। सागर के नाम में देख लेते हैं हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब सागर, ये सारे पुल्लिंग शब्द हैं। ठीक है, पुल्लिंग महासागर है। वर्णमाला में देख लेते हैं
क ख ग घ त थ द त थ आ उ आदि जो शब्द है ये सारे पुल्लिंग है। और स्त्रीलिंग कौन है? ई, बड़ी ई, री, ये सारे स्त्रीलिंग है। ठीक है। शरीर के अंग के बारे में देख लेते हैं, कौन सा शब्द पुल्लिंग है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, देख लेते हैं। हाथ, पैर, गला, अंगूठा, कान, सिर, मस्तक, मुंह, घुटना, हृदय, दांत, ये सारे पुल्लिंग है। जीभ, आंख, नाक, उंगलियां, ये सारे स्त्रीलिंग है। ठीक है। आगे चलते हैं। अक्रांत संज्ञा क्या? जो शब्द आते हैं जैसे गुस्सा, चश्मा, पैसा, छाता, ये सारे पुल्लिंग है। दान, खाना, बाला आदि ये अंत में होने वाला है। जो अधिकतर शब्द पुल्लिंग होते हैं जैसे खंदान, पिकदान, दवाखाना, जेल खाना, दूध वाला, घी वाला, ये सारे पुल्लिंग शब्द हैं। ठीक है। आव, पा, पन, क, त, आबा तथा औरा से अंत होने वाली संज्ञा पुल्लिंग होते हैं। जैसे औ से जैसे खेल, रेल, बाग, हार, यंत्र। आ से जैसे लोटा, मोटा, छोटा, घोटा, घोरा, हीरा इत्यादि। आप से जैसे पुलबाव, द्वाराव, बहाव, फैलाव, झुकाव। पा से बुढ़ापा, मोटापा, पुजापा, इस तरह से जो शब्द होते हैं वो पुल्लिंग के में आता है। पन से देख लेते हैं, लड़कपन, अपनापन, बचपन, सीधापन, टेढ़ापन। तो ये सारे शब्द जो है वो पन से होता है, जिसके लास्ट में पन होता है, और ये पुल्लिंग होता है। क में देख लेते हैं, लेखक, गायक, बालक, नायक इत्यादि, ये सारे शब्द पुल्लिंग होते हैं। तो से देख लेते हैं, ममत्व, पुरुषत्व, स्त्रीत्व, मनस्वत्व, ये सारे शब्द पुल्लिंग के अंदर आता है। आवा में देख लेते हैं, हुलावा, छलावा, दिखावा, चढ़ावा इत्यादि, ये शब्द है पुल्लिंग है। ठीक है। औरा से देख लेते हैं, पकौड़ा, हथौड़ा, तो ये सारे शब्द जो होते हैं पुल्लिंग होता है। मच्छर, गेंडा, कौवा, भालू, तोता, गिदर, जिराफ, खरगोश, जेवरा आदि सदैव पुल्लिंग होते हैं। ठीक है। कुछ प्राणीवाचक शब्द जो सदैव पुरुष जाति का बोध कराते हैं, जैसे बालक, गिद्दर, कौवा, कवि, साधु इत्यादि, ये सारे पुल्लिंग होते हैं। ठीक है। आपने देख लिया पुल्लिंग कैसे पहचान सकते हैं। 25 रूल मैंने बताया है, वो 2500 आपको याद हो जाएगा, तो आप पुल्लिंग आसानी से आप समझ सकते हैं। आप चलते हैं स्त्रीलिंग के बारे में। ठीक है। स्त्रीलिंग कैसे पहचानते हैं, ठीक है, उसका मैं भी बताता हूँ। स्त्रीलिंग शब्दों के अंतर्गत नक्षत्र, नदी, बोली, भाषा, तिथि, भोजन आदि के नाम आते हैं। जैसे कुछ संज्ञा हमेशा स्त्रीलिंग रहती है, जैसे मक्खी, कोयल, मछली, तितली, मैना, ये सारे स्त्रीलिंग ही है होते हैं। समूहवाचक संज्ञा में देख लेते हैं, वीर, कमेटी, सेना, सभा, कक्षा। प्राणीवाचक संज्ञा में देख लेते हैं, घाय, संतान, सौतन इत्यादि। छोटी और सुंदर वस्तु में देख लेते हैं, से जूती, रस्सी, लुटिया, पहाड़ी इत्यादि, ये सारे स्त्रीलिंग शब्द हैं। नक्षत्र में देख लेते हैं, अश्विनी, रेवती, मृगशिरा, चित्रा, वर्गिनी, रोहिणी इत्यादि, ये सारे स्त्रीलिंग नक्षत्र हैं। जैसे बोली में देख लेते हैं, मेवाती, ब्रज, बुलंदली, ये सारे स्त्रीलिंग बोली है। नदियां का नाम देते हैं, रवि, कावेरी, कृष्णा, यमुना, सतजल, रावी, ब्यास, गोदावरी, झेलम, गंगा इत्यादि, ये जो नदी है सारे स्त्रीलिंग नदी है। भाषाओं व लिपियों के नाम देख लेते हैं, देवनागरिक, अंग्रेजी, हिंदी, फ्रांसीसी, अरबी, फारसी, जर्नल, बंगाली इत्यादि, ये सारे स्त्रीलिंग है। पुस्तकों में नाम है कुरान, रामायण, गीता, ये सारे स्त्रीलिंग है। इस तिथियों का नाम देख लें, पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, चतुर्थी,
प्रथमा इत्यादि ये सारे स्त्रीलिंग है। आहार के नाम देख लेते हैं। सब्जी, दाल, कचौरी, पूरी, रोटी ये सारे स्त्रीलिंग है। अपवाद में हलवा, अचार, रायता ये पुल्लिंग है। इक्रांत वाले शब्द देख लेते हैं। नानी, बेटी, मामी, भाभी ये सारे स्त्रीलिंग है। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं। आ, ता, आई, आवट, या, आहट आदि प्राय लगाकर जिस स्त्रीलिंग शब्द जिस भी लगातार भी स्त्रीलिंग शब्द बनते, जैसे आ से लेते भाषा, कविता, प्रजा, दया, विद्या ये सारे आ से बनते हैं और ये सारे स्त्रीलिंग है। ता से देख लेते हैं। गीता, ममता, लता, संगीता, माता, सुंदरता, मधुरता ये सारे ता से शब्द है और ये स्त्रीलिंग है। आई से देख लेते हैं। सगाई, मिठाई, घुनाई, पिटाई, धुलाई इत्यादि ये सब आई से बनता है और ये सारे स्त्रीलिंग शब्द है। आवट से देख लेते हैं। सजावट, बनावट, खिलावट, सटावट ये सारे आवट से बनता है और इसलिए सारे स्त्रीलिंग शब्द है। या से देख लेते हैं। कुटिया, बुढ़िया, चीरियां, बिंदियां, घिटिबिया इत्यादि ये सारे या से बनता है और इसलिए ये स्त्रीलिंग शब्द है। आहट से देख, चिल्लाहट, घबराहट, चिकनाहट, कवराहट ये सारे आहट से बनते हैं। इसलिए शरीर के कुछ अंग के नाम जो स्त्रीलिंग में होते हैं, जैसे आंख, नाक, जीभ, पलके, ठोड़ी इत्यादि। कुछ आभूषण और परिधान भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे साड़ी, सलवार, चुंदरी, धोती, टोपी, पैंट, कमीज, पगड़ी, माला, चूड़ी, बिंदी, कंघी, नथ, अंगूठी, हौसली आदि। कुछ मसाले जो होते हैं वो भी स्त्रीलिंग में आते हैं, जैसे दालचीनी, लौंग, हल्दी, मिर्ची, धनिया, इलायची, अजवाइन, सौंफ, चिरौंग, चीनी, कलौजी, चाय, कॉफी इत्यादि ये सारे स्त्रीलिंग है। ठीक है, ये स्त्रीलिंग यही खत्म होता है। ठीक है, आगे कुछ नोट्स में बना रखा हूं, मैं नोट्स बताता हूं। ठीक है, नोट्स। हिंदी भाषा में वाक्य रचना में क्रिया का रूप लिंग पर ही निर्भर करता है। यदि कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया की रूप भी पुल्लिंग होगा। यदि कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया का जो रूप होगा वो स्त्रीलिंग होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है पूरा। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में वो कर्ता के अनुसार क्रिया बदलती रहती है। ठीक है, अब नीचे कुछ ऐसे शब्द हैं जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, चित्रकार, पत्रकार, प्रबंधक, सभापति, वकील, डॉक्टर, सेक्रेटरी, गवर्नर, लेक्चरर, प्रोफेसर ये सारे शब्द जो होते हैं वो पुल्लिंग में भी वही यूज होते हैं और स्त्रीलिंग में भी सेम जगह होते हैं। जैसे बर्फ, मेहमान, शिशु, दोष इत्यादि इन शब्दों का भी लिंग का परिचय योजन चिन्ह के अथवा क्रिया अथवा विशेषण से मिलता है। ठीक है, लिंग यही खत्म होता है। सर्वनाम क्या है? हिंदी ग्रामर के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर सर्वनाम के बारे में बताऊंगा। ठीक है, सर्वनाम के पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। सर्वनाम क्या है, उसके कितने भेद होते हैं, भेद के कितने भेद होते हैं, एग्जाम्पल उसके उदाहरण के साथ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कितने भेद होते हैं, सर्वनाम क्या होता है, सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है। ठीक है, अब सर्वनाम क्या होता है मैं उसको बताता हूँ। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। यह डिफिनेशन है। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति रोककर वाक्य को सौंदर्ययुक्त बनाता है। इसका क्या मतलब हुआ? संज्ञा बहुत चीज है, जैसे कि ब्यूटी पार्लर में कोई भी लेडीज जाता है उसको जो ऊपर से पॉलिश करके उसको स्नो पाउडर लगा के जो नया रूप रंग दिया जाता है उसी को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो संज्ञा का प्रयोग होता है, उसको बदलकर संज्ञा के ऊपर कुछ चढ़ा के बढ़ा के स्नो पाउडर लगा के जो शब्द का प्रयोग किया जाता है उसको सर्वनाम कहते हैं, मगर वो संज्ञा के स्थान पर ही प्रयोग होता है। ठीक है,
संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। ये भी अदर वर्ड में है, जैसे मैं, तू, वह, आप, कोई, यह, ये, वो, हम, तुम, कुछ, कौन, क्या, जो, सो, उसका आदि। ये सारे शब्द जो हैं सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अन्य सर्वनाम शब्द भी इन्हीं शब्द से बने होते हैं जो लिंग, वचन, कारक की दृष्टि से अपना रूप बदलते हैं। ठीक है, आइए एक उदाहरण के थ्रू मैं आपको बताता हूं सर्वनाम किसे कहते हैं, उसके उदाहरण में देख लेता हूं। ठीक है, राधा नृत्य करती है, राधा का गाना भी अच्छा होता है, राधा गरीबों की मदद करती है। एक तो ये पूरा सेंटेंस है जिसमें राधा संज्ञा है। ठीक है, बाकी एक वाक्य है, राधा नृत्य करती है, राधा का गाना भी अच्छा होता है, राधा गरीबों की मदद करती है। एक तो लोग ये बोलते हैं, दूसरा एक ये बोलता है राधा नृत्य करती है, उसका गाना भी अच्छा होता है, वह गरीबों की मदद भी करती है। तो इस दो सेंटेंस सेम, मतलब तो सेम ही निकल रहा है। ठीक है, मगर राधा के जगह पे वह यूज किया गया, राधा की जगह पे उसका यूज किया गया, तो इससे क्या हुआ, बदल गया। शब्द को हम बदल के सर्वनाम को यूज किया, राधा के स्थान पर उसके, और जो सर्वनाम वर्ड यूज हुआ है वो राधा को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कहते हैं, संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को ही सर्वनाम कहते हैं। जैसे राधा मतलब वह, राधा मतलब उसका, तो राधा का गाना भी अच्छा लगता है, उसका गाना भी अच्छा लगता है। राधा गरीबों को मदद करती है, तो वह गरीबों की मदद करती है। राधा एक बार यूज कर लिया आपने, उससे सारे वाक्य समझ में जाते हैं कि वो सारे राधा को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे जो शब्द होते हैं उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया सर्वनाम। आगे चलते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, नीचवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, 6 सर्वनाम होते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं आगे वाला जो टॉपिक आएगा, पुरुषवाचक वो क्या होता है, उसके उदाहरण और उसके कितने भेद होते हैं। हर सर्वनाम के जो भेद हैं उसके डिफिनीशन, उसके उदाहरण के साथ मैं आपको समझाऊंगा सर्वनाम के भेद। ठीक है, चलते हैं। तो पहला कौन सा है? पहला जो पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता द्वारा खुद के लिए या दूसरों के लिए किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, ये खुद के लिए करते हैं लोग। तुम और आप, ये दूसरों के लिए, सुनने वालों के लिए करते हैं। यह, वह, ये, वो, ये किसी और के बारे में बताने के लिए करते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पर मैं देख लेता हूं। मैं फिल्म देखना चाहता हूं, इसमें मैं जो है वो मैं हो गया पुरुषवाचक, मैं खुद के लिए यूज किया गया। मैं फिल्म देखना चाहता हूं, मैं घर जाना चाहती हूं। आप कहते हैं तो ठीक ही होगा, तुम जब तक आए तब तक वह चला गया। आजकल आप कहाँ रहते हैं, वह पढ़ने में बहुत तेज है। इस तरह के जो वाक्य होते हैं जिसमें अपने आप को या दूसरों के लिए डिनोट या उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कहा जाता है, तो उसे कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, आगे चलते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के बाद क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला खुद के लिए करता है उसके अंतर्गत आने वाले शब्द को कहते हैं उत्तम पुरुष। जैसे मैं, मेरा, मेरे, मेरी, मुझको, मुझको, मुझे, हम, हमें, हमको, हमारा, हमारे, हमारी इत्यादि जो शब्द होता है वो उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं, या ये शब्द सारे उत्तम पुरुष के अंतर्गत उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, जैसे मैं फुटबॉल खेलना चाहता हूं, हम दो, हमारे दो, तो इस तरह के उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। अब आता है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष किसे कहते हैं? जिन शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है इसके अंतर्गत उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं? तुम, तुझे,
तुझको, तेरा, तेरी, तेरे, तुम, तुम्हें, तुमको, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी, आप आदि जो शब्द है वो मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जैसे कि तुम बहुत अच्छे हो। ठीक है, तो इस तरह के जो वाक्य बनते हैं वो किसी और को सुनने वालों के लिए किया जाता है, उसको कहते हैं मध्यम पुरुष सर्वनाम। ठीक है, अब कौन सा है? अब है अन्य पुरुष। जिन शब्दों का प्रयोग किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करने के लिए होता है उसे कहते हैं अन्य पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं? यह, वह, ये, वो आदि आते हैं। इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण भी शामिल हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अपने पुरुषवाचक सर्वनाम के सारे भेद जानेंगे। आगे चलते हैं। आगे कौन से हैं? आगे जो है वो निजवाचक सर्वनाम है। जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता किसी चीज को अपने साथ दर्शाने या अपनी बताने के लिए करता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि मैं अपने कपड़े स्वयं धो लूंगा, मैं वहां अपने आप चला जाऊंगा। तो ये सारे शब्द क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि जो वक्ता है खुद के लिए, स्वयं के लिए, और अपने आप का प्रयोग कामों को खुद से जोड़ने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, जहां आप शब्द का प्रयोग श्रोता के लिए वो हो, वहां पर जहां आप शब्द का प्रयोग श्रोता के लिए हो वहां यह आदर सूचक मध्यम पुरुष होता है, और जहां आप शब्द का प्रयोग अपने के लिए हो वह निजवाचक होता है। ठीक है, अब निजवाचक के बाद कौन सा आते हैं? अब निश्चयवाचक। कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की निश्चितता का बोध हो वे शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे यह, वह, इस तरह के जो शब्द होते हैं वो निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि यह कार मेरी है, वह मोटरसाइकिल तुम्हारी है, यह पुस्तकें मेरी है, यह मिठाइयां है, यह एक गाय है। तो इस तरह के जो वाक्य हैं, यह, वह, ये, वो, इसका इस्तेमाल जो किया गया है वस्तु, व्यक्ति आदि की निश्चितता का बोध कराने के लिए किया गया है। ठीक है, अतः यह क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अब निश्चयवाचक सर्वनाम के बाद कौन सा सर्वनाम आता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि की निश्चितता का बोध नहीं होता है वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कुछ, कोई, इस तरह के जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम के लिए। ठीक है, जैसे मुझे कुछ खाना है, इसमें कोई निश्चित नहीं क्या खाना है। ठीक है, मेरे खाने में कुछ गिर गया, क्या गिर गया पता नहीं, इसलिए कुछ गिर गया, इस अनिश्चय है। ठीक है, मुझे बाजार से कुछ लाना है, कोई आ रहा है, मुझे कोई नजर आ रहा है। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं, इस तरह के जो शब्द होते हैं वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जिसमें किसी भी निश्चितता का प्रयोग नहीं हो रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिन शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु, व्यक्ति आदि के बारे में कोई सवाल पूछने या उसके बारे में जानने के लिए किया जाता है उन शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, कब, कहां आदि, ये सारे शब्द क्या होता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम के सूचक हैं। जैसे कि देखो तो कौन आया है, आपने क्या खाया है। तो ऊपर दिए गए जो शब्द हैं, जो दो शब्द दिए हमने, उसमें कौन और क्या शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसमें व्यक्ति या वस्तु दोनों के लिए किया गया है। ठीक है, और ये जानने की कोशिश किया गया कि ये है क्या, तो ये प्रश्न पूछ रहे हैं उससे, तो इसलिए ये जो सर्वनाम है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाते हैं।
ठीक है। प्रश्नवाचक सर्वनाम के बाद कौन सा सर्वनाम आते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति वस्तु का संबंध बताने के लिए किया जाए वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु को संबंध बताने के लिए किया जाए वे शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो, सो, जैसे, वैसे, इस तरह के जो शब्द आते हैं वो संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। जो सेवा सोएगा वो खोएगा, जो जगेगा वो सो पाएगा। जैसा बताओगे वैसा काटोगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। जैसे ऊपर दिए हुए जो सो, जैसा वैसा का प्रयोग करने के लिए किसी व्यक्ति या वस्तु में संबंध बताया जा रहा है। ठीक है, तो अतः इस तरह के जो शब्द आते हैं या इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो संबंधवाचक सर्वनाम के श्रेणी में आते हैं। ठीक है, ये संबंधवाचक सर्वनाम के छठे वेद थे। चलिए शुरू करते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं। ठीक है, वर्णमाला भाषा की सार्थक इकाई वाक्य होता है। वाक्य की जो छोटी इकाई होता है उसे क्या कहते हैं? उपवाक। उपवाक से जो छोटी इकाई होता है पदबंध होता है। पदबंध से जो छोटी इकाई होता है उसे पद कहते हैं। पद से भी एक छोटी इकाई होता है उसे अक्षर कहते हैं। और अक्षर के जिस सबसे छोटी इकाई होता है उसे ध्वनि कहते हैं। और ध्वनि को ही हम वर्ण कहते हैं। ठीक है, वर्ण समझ में आ गया क्या? सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है हिंदी में। ठीक है, अब वर्णमाला बताते हैं। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं और इसी ध्वनि को ही वर्ण कहा जाता है। मैंने ऊपर भी बताया आपको। ठीक है, वर्णमालाओं को व्यवस्थित करने के समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। सॉरी, हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। इस ध्वनि को ही वर्ण कहा जाता है। वर्णों को व्यवस्थित करने के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों को समूह को, जो वर्ण होते हैं उसके समूह को व्यवस्थित करने के लिए जो वर्ड यूज होता है उसे कहते हैं वर्णमाला। वर्णमाला के आगे चलते हैं। हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं। हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं, जिनमें से 10 स्वर्ण वर्ण हो और 35 व्यंजन होते हैं। लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं। इनमें से 13 स्वर्ण वर्ण होते हैं, 35 व्यंजन वर्ण होते हैं और 4 संयुक्त व्यंजन वर्ण होते हैं। ठीक है, वर्णमाला के 2 प्रकार के होते हैं। वर्णमाला 2 भेद होते हैं, 2 भाग होते हैं। पहला भाग कौन कौन से होते हैं? स्वर्ण वर्ण, और दूसरा होते हैं व्यंजन। ठीक है, वर्णमाला के 2 भाग होते हैं, स्वर्ण वर्णमाला और व्यंजन वर्णमाला। आगे चलते हैं, देखते हैं स्वर्ण वर्णमाला किसे कहते हैं। अब स्वर्ण वर्णमाला पर चलते हैं। जिन वर्णों को स्वतंत्र रूप से बोला जा सके उसे स्वर कहते हैं। परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या 13 मानी गई है, लेकिन उच्चारण की दृष्टि से 10 ही स्वर होते हैं। स्वर के उदाहरण पर देख लेते हैं। उच्चारण के आधार पर स्वर देख लेते हैं। अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ये क्या है? उच्चारण के आधार पे स्वर्ण। ठीक है, स्वर उच्चारण के आधार पे स्वर है। अब लेखन के आधार पे स्वर देख लेते हैं। अ, आ, ए, बड़ी ए, ओ, बड़ा ओ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, आ।
री आदि होते हैं। ठीक है, स्वर समझ गए। अब आते हैं व्यंजन पे। ठीक है, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। हर व्यंजन के उच्चारण में अ स्वर लगा होता है। अ के बिना व्यंजन का उच्चारण नहीं हो सकता है। वर्णमाला में कुल 35 व्यंजन होते हैं। ठीक है, जो वर्ण स्वरों के सहायता से बोले जाते हैं उसे व्यंजन कहते हैं, और हर व्यंजन के उच्चारण में अ स्वर लगा होता है। अ के बिना व्यंजन का उच्चारण नहीं हो सकता है। और कितने हैं वर्णमाला में व्यंजन? 35 हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं मैं बताता हूं आपको। क वर्ग में होता है क, ख, ग, घ, र। च वर्ग में होता है च, छ, ज, झ, य। ट वर्ग में कौन कौन से होता है? ट, ठ, ड, ढ, न। त वर्ग में कौन कौन से होते हैं? त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। य अंस्थ वर्ग में होता है, अंस्थ वर्ग में होता है य, र, ल, व। उसमें होता है तालम स, मूर्धन स, दं स और ह। संयुक्त व्यंजन में होता है अच्छ, त्र, ज्ञ, स्र। ठीक है, व्यंजन पूरा डिटेल आपको मिल गया व्यंजन का। बस ये व्यंजन था। आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो, उसे संज्ञा कहते हैं। दूसरे शब्द में कहें तो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण, भाव के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। जैसे प्राणी के नाम, मैं एग्जांपल लेता हूं। प्राणी के नाम में है मोर, घोड़ा, अनिल, किरण, जवाहरलाल नेहरू इत्यादि। ये सारे जो है ना प्राणी के नाम है। जैसे वस्तु के नाम में आते हैं, वस्तु के नाम में जैसे अनार, रेडियो, किताब, संदूक इत्यादि, ये वस्तु के नाम है। स्थान के नाम में कहते हैं कुतुब मीनार, नगर, भारत, मेरठ, और भी बहुत सारा जगह के नाम है, पटना, हैदराबाद, मद्रास। इस तरह के जो जगह के नाम हैं उसको क्या कहते हैं? वो भी एक संज्ञा है। भाव के नाम को भी संज्ञा कहते हैं, जैसे वीरता, बुढ़ापा, मिठास इत्यादि। इस तरह के वस्तु के नाम, प्राणी के नाम, स्थान के नाम, भाव, गुण इत्यादि जिसका बोध हो उसको संज्ञा कहते हैं। ये डिफिनेशन में लिखा हुआ है, बाकी ये एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे संज्ञा के कितने प्रकार के होते हैं संज्ञा देखते हैं। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः ये 3 प्रकार की ही संज्ञा होती है, परंतु जातिवाचक संज्ञा के 2 और प्रकार होते हैं, जिसकी वजह से संज्ञा के 2 और प्रकार बढ़ जाते हैं, और इसके 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः ये 3 प्रकार के होते हैं, जातिवाचक के 2 प्रकार और बढ़ जाते हैं, जिसके कारण ये 5 प्रकार कहते हैं। ग्रामर में या हिंदी ग्रामर में, व्याकरण में सिर्फ 5 प्रकार के संज्ञा होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, आगे चलते हैं। जितने प्रकार के संज्ञा हैं उसके बारे में मैं बात करता हूं आगे। ठीक है, सबसे पहला क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या है? जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे रमेश, महेश, गंगा, हिमालय। रमेश एक व्यक्ति का बोध होता है, महेश भी व्यक्ति का बोध होता है, गंगा एक व्यक्ति का बोध है, हिमालय भी एक टाइप के व्यक्ति हैं। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्तियों, दिशाओं, देशों, राष्ट्रीयता, समुद्रों, नदियों, पर्वतों, सड़कों, पुस्तकों, समाचार पत्रों, घटनाओं, दिन,
महीनों, त्योहार, उत्सवों इत्यादि के स्थान दिया जाता है। ठीक है। उदाहरण: श्याम, सुरेश, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, भारत, भारतीय, हिंदू महासागर, हिमालय, दिल्ली, त्रिदेव, दैनिक जागरण, मई, बुधवार, होली, दिवाली जैसे शब्द व्यक्तिवाचक शब्द हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा आप समझ गए। आगे चलते हैं। व्यक्तिवाचक के बाद जो संज्ञा है वो कौन सी संज्ञा है? वो है जातिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से एक ही प्रकार की वस्तुओं, व्यक्तियों तथा प्रवृत्तियों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। संबंधियों, व्यवसायों, पदों तथा कार्यों, पशु पक्षियों, वस्तुओं तथा प्राकृतिक तत्व के नाम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण के तौर पे भाई, बहन, प्रोफेसर, मनुष्य, नदी, घोड़ा, गाय, पशु, वर्षा, ज्वालामुखी, राजा, मंत्री, कुर्सी, घोड़ा, बनिया, ब्राह्मण, लड़का, नर, नारी, आदमी, औरत, पहाड़, नदी, घाटी, समुद्र, द्वीप, तालाब, अनाज जैसे शब्द जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। जातिवाचक संज्ञा समझ गए। अब चलते हैं भाववाचक संज्ञा पे। ठीक है। भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा तथा कार्य व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा तथा कार्य व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। प्रत्येक पदार्थ का अपना एक स्वभाव होता है। मनुष्य का स्वभाव मनुष्यत्व तथा पशु का स्वभाव हरकत क्या है? पशुत्व कहलाता है। ठीक है। भाववाचक संज्ञा के एक शब्द से एक ही शब्द का बोध होता है। भाववाचक संज्ञा में एक शब्द से एक ही शब्द का बोध होता है। इस कारण से शब्दों का प्रयोग उसके उसी रूप में होता है। बहुवचन के प्रयोग संभव नहीं होते हैं। उदाहरण के तौर भाववाचक संज्ञा के उदाहरण के तौर पे लंबाई, नम्रता, चाल, समझ, मनुष्यत्व, देवत्व, पुरुषत्व, अपमान, बंधुत्व, मर्दाना, शीतलता, मिठास, तीखापन, बुढ़ापा, मित्रता, गर्मी, सर्दी, निजत्व, मित्रता, पढ़ाई, लड़ाई, कराई, प्रहार इत्यादि भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। आगे क्या है? समूहवाचक संज्ञा। कौन सा है? समूहवाचक संज्ञा। जिस शब्द से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह अथवा बहुलता का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा, दल, संघ, गुच्छा, कुंज इत्यादि शब्दों समूह का बोध होता है। उदाहरण के तौर पर मेला, भीड़, बाजार, प्रदर्शन, रैली, सेना, जुलूस, पार्टी, कुंज, धौध, जमावड़ा, सैलाब, युद्ध, समुदाय, हुजूम, सेना, झुंड, गिरोह इत्यादि समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे है द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी धातु, द्रव्य तथा ऐसे वस्तुओं जिसे नापा तौला जा सके का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। जैसे दूध, दही, सोना, चांदी, लोहा, लकड़ी, पानी, पित्तल, तांबा, तेजाब, शराब, घी, जल, खून, तेल, पारा इत्यादि शब्द जो है द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण है।
ठीक है, ये हो गए पांचों संज्ञा के प्रकार। ठीक है, और आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा ट्रांसफर कर लेते हैं, भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे किया जाता है। जातिवाचक संज्ञा में दिया हो कोई शब्द तो उसको भाववाचक संज्ञा में ट्रांसफर करना है, कन्वर्ट करना है, निर्माण करना है भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा से। ठीक है, जैसे बूढ़ा एक जातिवाचक संज्ञा है, बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा हो गया, लड़का एक जातिवाचक संज्ञा है, लड़कपन एक भाववाचक संज्ञा है, मित्र एक जातिवाचक संज्ञा है, मित्रता भाववाचक संज्ञा है, मनुष्य जातिवाचक संज्ञा है, मनुष्यत्व भाववाचक संज्ञा है। विशेषण से भाववाचक संज्ञा में कैसे, विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे। गर्म ये विशेषण है, गर्मी भाववाचक संज्ञा है। मीठा विशेषण है, मिठास भाववाचक संज्ञा है। कठोर विशेषण है, कठोरता भाववाचक संज्ञा है। नर्म विशेषण है, नर्मता ये भाववाचक संज्ञा है। अब क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे। चढ़ना एक क्रिया है, चढ़ाई, पढ़ना पढ़ाई, रोना रुलाई, दौड़ना दौड़, ये सारे भाववाचक संज्ञा क्रिया से बनाया गया है। ठीक है, सर्वनाम से कैसे बनाते हैं भाववाचक संज्ञा। अपना अपनाना, निज निजित्व ये सर्वनाम था और इसको भाववाचक संज्ञा में का निर्माण किया गया। ठीक है, अव्यय से कैसे बनाते हैं भाववाचक संज्ञा। दूर दूरी, समीप समीपत्व, इस तरह से आप भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं। अगला क्या है, अगला देख लेते हैं। अगला है संज्ञा का रूप परिवर्तन। संज्ञा का रूप परिवर्तन, संज्ञा के प्रयोग में कभी कभी परिवर्तन भी होता है। जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में, व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में तथा भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग देखने को मिलता है। ठीक है, मेरा इसका कहने का मतलब यह है कि संज्ञा का रूप परिवर्तन, जैसे जातिवाचक संज्ञा हो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में कभी कभी हो जाता है प्रयोग, और व्यक्तिवाचक संज्ञा का जो अगर हो तो जातिवाचक संज्ञा में हो जाता है प्रयोग, तथा भाववाचक संज्ञा में हो तो जातिवाचक में हो जाता है प्रयोग कभी कभी। वो उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ आपको। जैसे देवी एक जातिवाचक संज्ञा है, से दुर्गा बना दो तो दुर्गा एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गोस्वामी एक जातिवाचक संज्ञा है। तुलसी एक तुलसीदास, गोस्वामी तो जातिवाचक संज्ञा है और तुलसीदास व्यक्तिवाचक संज्ञा। भीम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसका प्रयोग कहीं जगह वीर के रूप में भी होता है, तो ये वीर जो होता है, भीम मतलब वीर होता है, वीर जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होता है। पहलवान भाववाचक संज्ञा है, इसका प्रयोग वस्त्र जातिवाचक संज्ञा में होता है। संज्ञा के रूप लिंग वचन तथा कारक चिन्ह के रूप में बदलते हैं। जैसे लड़का खाता है, लड़की खाती है, लिंग के आधार पर भी संज्ञा का परिवर्तन हो गया। लड़का खाता है, लड़के खाते हैं, वचन के आधार पर परिवर्तन हो गया। इसमें एक वचन है, लड़का एक है, बहुवचन हो गए लड़के। लड़का लिंग है, पुरुष लिंग है, और लड़की स्त्रीलिंग है। लड़का खाना खाता है, लड़के ने खाना खाया, कारण चिन्ह के आधार पर परिवर्तन हो गया संज्ञा का। आपने देखिए संज्ञा के रूप परिवर्तन आपने देख लिया। आगे चलते हैं, आगे क्या है, आगे संज्ञा के पहचान क्या है। अब संज्ञा के पहचान बताते हैं। कुछ संज्ञा शब्द प्राणीवाचक होता है तो कुछ संज्ञा शब्द अप्राणीवाचक। कुछ शब्द गणनीय होता है तो कुछ शब्द अगणनीय है। अब प्राणीवाचक क्या होता है, वो शब्द जिससे किसी सजीव, वो शब्द जिससे किसी सजीव वस्तु का बोध हो, जिसमें प्राण हो, उसे प्राणीवाचक संज्ञा कहते हैं। जो सजीव वस्तु होता है उसे प्राणीवाचक संज्ञा कहते हैं, जो निर्जीव वस्तु होता है उसे अप्राणीवाचक संज्ञा कहते हैं। अब प्राणीवाचक संज्ञा में लड़का गाय रमेश, लड़का मतलब आदमी वो सजीव है, गाय एक सजीव जानवर है, और रमेश एक आदमी का नाम है, इसका मतलब वो भी सजीव है। ये सारे सजीव हैं, इसलिए प्राणीवाचक संज्ञा में आते हैं।
अप्राणीवाचक में जिसमें असजीव को, जिस वस्तु में प्राण ना हो वो अप्राणीवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे मेज, रेलगाड़ी, मकान, पुस्तक, पर्वत, ये सारे जो हैं अप्राणीवाचक संज्ञा हैं, ये सजीव नहीं है। ठीक है, ये सारे निर्जीव निर्जीव आइटम को, निर्जीव वस्तु को अप्राणीवाचक संज्ञा कहते हैं, सजीव वस्तु को प्राणीवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं गणनीय और अगणनीय संज्ञा पे। गणनीय संज्ञा किसे कहते हैं? जिस व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ आदि की गणना की जा सकती है, उसकी संख्या ज्ञात की जा सकती है, वह शब्द गणनीय। अब चलते हैं गणनीय पे। गणनीय, जिस व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ आदि की गणना की जा सकती है, उसकी संख्या ज्ञात की जा सकती है, वह शब्द गणनीय कहलाएगा। जिसकी काउंटिंग, जिसकी गिनती हो सके, जिसको हम तौल सके या जिसको हम काउंटिंग कर सके। जैसे लड़का काउंट किया जाता है, 10-20 लड़के हैं, 40-50 लड़के हैं, 100 लड़के हैं, 500 लड़के हैं। पुस्तक 500 पुस्तकें हैं। भवन 400 भवन हैं। गाय 350 गाय हैं। केले 2 दर्जन हैं। जैसे कि 12 केले हैं तो 1 दर्जन में 12 होते हैं, तो 2 दर्जन में 24 केले हैं। ठीक है, संज्ञा है। जिस व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ आदि की गणना नहीं की जा सकती है, उसकी संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती है, वह शब्द अगणनीय संज्ञा कहलाएगा। जैसे दूध, दूध इसको गिनो भाई, कितने दूध है? किलो तो कर सकते हो, मगर गिन नहीं सकते हो ना। पानी गिनो, नहीं गिन सकते। हवा गिनो, नहीं गिन सकते। मित्रता गिनो, नहीं गिन सकते हो। तो इस तरह के जो संज्ञा होते हैं अगणनीय होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे इस संज्ञा के सारे डिटेल मैंने बता दिया है। इसके बाद जो है कुछ मैंने क्विज प्रश्न उत्तर बताए हैं, यहाँ पे कुछ प्रश्न डाले हैं जो हमने ऊपर जो भी आपको समझाया है, संज्ञा, संज्ञा के प्रकार, पूरा डिटेल आपको दिया है संज्ञा के बारे में, उससे रिलेटेड कुछ यहाँ पे मैंने लगभग 6 प्रश्न डाले हैं। इसका आंसर मैंने आंसर भी दिए हैं, ऑप्शंस भी दिए A B C D। तो ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से जो भी राइट आंसर, जैसे क्वेश्चन 1 का ए आंसर ठीक है, क्वेश्चन बी का मतलब क्वेश्चन 2 का ए आंसर ठीक है, इस तरह के जो भी आंसर इसका ठीक है, वो इस कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर जरूर डालें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहता है कि आप सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं। नहीं सीख रहे होंगे तो दूसरा वीडियो बनाएंगे, अगर सीख रहे होंगे तो फिर दूसरे चैप्टर पर वीडियो बनाएंगे। ठीक है, हमें मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए, इसलिए आप कमेंट जरूर करें, इसका आंसर जरूर लिखें। ठीक है, अब जैसे इसमें जो क्वेश्चंस हैं, कभी किस संज्ञा के भेद का शब्द है ये बताएं। मुस्कुराहट किस प्रकार के संज्ञा के उदाहरण हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा शराब का जातिवाचक संज्ञा परिवर्तन करने से क्या शब्द बनता है। जिस संज्ञा से अनेक वस्तु अथवा प्राणियों के समूह का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। भाव, दशा, धर्म, गुण या कार्य का बोध करने वाली संज्ञा क्या कहलाती है। बालपन किस संज्ञा का उदाहरण है। तो ये सारे जो प्रश्न है उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है जो आने वाला टॉपिक है मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। लिंग के बारे में बताऊंगा, जो इसमें थोड़ा सा डेमो दे रखा है। जो शब्द स्त्री या पुरुष में भेद उत्पन्न करता है उसे लिंग कहते हैं। वचन शब्द आने वाला है, वचन जो टॉपिक है वो आएगा। वचन किसे कहते हैं, जिस शब्द से एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारे। कारक, वाक्य में प्रयुक्त वह शब्द या वाक्य में उपस्थित वह शब्द जिससे पूरी घटना या उद्देश्य की पूर्ति हो उसे कारक कहते हैं। तो ये तीनों जो टॉपिक है, इसके बाद जो आने वाले टॉपिक के लिस्ट हैं। ठीक है, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और शेयर भी करें। ठीक है, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और इस पूरा वीडियो देखने के लिए आपको पूरा कोटि कोटि से पूरा धन्यवाद। थैंक यू।